हेलो माय डियर न्यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। हम ये क्रैश कोर्स सीरीज लेके आए हैं CUET 2023 के लिए, पर ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ CUET के लिए नहीं है। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ 2023 के लिए नहीं है। आप इसे जब भी देखेंगे, चाहे वो आप इस साल के आखिर में देखें या फिर नेक्स्ट ईयर देखें, ये वीडियोस हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। इस कंप्लीट सीरीज की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिमिलर सीरीज हम कॉमर्सशाला के ऊपर चला रहे हैं। वहां पर आपको एक बहुत अच्छे टीचर संदीप पाठक आपको पढ़ाने लग रहे हैं कॉमर्स। तो आप अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। अब हम इस सीरीज के ऊपर वापस लौट के आते हैं, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मेरे बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, टाइप ऑफ मेरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ऑयस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। तो अब इन सारी चीजों को जानना शुरू करते हैं। जब हम इन सारी चीजों को जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि मैग्नेटिज्म है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्नेटिज्म? नहीं, डजंट दिस क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म हम उस चीज को कहते हैं जब मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड जनरेट करता है जहां पर वो दूसरे कंडक्टर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है गाइस, सो उसे मैं मैग्नेटिज्म कहता हूं। आप कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी अट्रैक्शन आने लग रही है तो उस फील्ड को मैं मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करती। साइन थीटा ऑफ 90 डिग्री इज 0, वहां पर मेरी आती है मैग्नेटिक फील्ड। और इसका सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने। उन्हें बाय एक्सीडेंट इस चीज का पता चला था जब वो एक लेक्चर देने लग रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में जब मेरा एक मैग्नेटिक नीडल थी और जैसे ही चार्ज शुरू हुआ उसमें फ्लिकर आना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल को जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा और वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरी जो नीडल जो है वो जैसे ही कोई करंट स्टार्ट होता है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब उन्होंने इसके बारे में ये देखा कि जितना ज्यादा मेरा करंट होगा उतनी ज्यादा मेरी डिफ्लेक्शन आने लग रही है। ये इन पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, जितना ज्यादा नजदीक मेरी नीडल थी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आने लग रही थी। इसका मतलब डिस्टेंस की भी प्रोपोर्शनलिटी निकल के आने लग रही थी। और लास्टली उन्होंने इन दोनों चीजों से कंक्लूड किया कि ये जो मेरी फील्ड जनरेट होने लग रही है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमने ये जान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो अब हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। और नॉट टू मेंशन, चलिए पहले हम डायरेक्शन के बारे में ही जानते हैं। जो नॉट टू मेंशन की बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लीज पुट अ पिन इन इट, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डायरेक्शन। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द प्लेन निकल के आने लग रही है तो मैं उसे डॉट से प्रेजेंट करूंगा। और अगर मेरी फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन जाने लग रही है तो उसे मैं क्रॉस से प्रेजेंट करूंगा। सो दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने जान लिया तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के चार्जेस से हो जाती है जनरेट, पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस से जनरेट होती है। आप कहेंगे कि सर जो मेरी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, वो तो मूव नहीं करने लग रही होती, तो उनके अंदर फील्ड कहां से आती है? अगर आपको याद हो, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि मेरे जो भी चार्जेस हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। दे आर ऑलवेज मूविंग, बट बात ये होती है कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, उनके बीच में कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स होने लग रहे होते हैं, इस कारण से करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, बट दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो इस कारण से मेरी फील्ड जनरेट होती है।
नेक्स्ट मेरा निकल के आता है कि जो मेरी दोनों की दोनों जो फील्ड्स हैं वो वेक्टर इन नेचर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E से डिनोट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से डिनोट करता हूं। सो दीज आर माय सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जानने के बाद मुझे लगता है कि हमें ये जानना चाहिए कि मेरे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं। तो मेरे टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कुछ तो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं मेरे जो नेचुरली अकरिंग होते हैं और उनके अंदर एक बार फील्ड जनरेट होने के बाद बहुत लंबे समय तक रहती हैं। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड वो होते हैं जहां पर मैं जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास करने लग रहा हूं तब तक मेरी जो है मैग्नेटिज्म उसके अंदर रहेगा, जैसे ही मैं रिमूव करूंगा मेरी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। सो दोज आर माई आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड मैग्नेट्स, यानी कि जो मैं आर्टिफिशियली बनाता हूं मैग्नेट्स वो हो गए। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट मैग्नेट्स को नहीं कर सकता। परमानेंट मैग्नेट्स अगर यूज करूंगा तो क्या होगा कि उनकी फील्ड इंक्रीज हो जाएगी बट दे विल बिकम मोर चार्ज्ड, पर वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फील्ड इंक्रीज करेगा, उनके मैग्नेटिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब मैं ये जानता हूं कि मेरे जो मैग्नेट्स हैं उनके अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं। आप जानते होंगे कि ये मेरे 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। पहले होते हैं डायमैग्नेटिक, फिर मेरे होते हैं पैरामैग्नेटिक एंड लास्टली मेरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मेरे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो है जब फील्ड जनरेट होती है तो उनकी इंटरनल फील्ड जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है, यानी कि दे अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर मेरी जो वैल्यूज जो होती हैं और जो मेरी इंटरनल जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो इंटरनल अलाइनमेंट है मेरे इलेक्ट्रॉन्स की और डाइपोल्स की, वो अपोजिट टू द फील्ड होती हैं। इस कारण से दे अपोज द फील्ड। अब ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि मेरा सुपर कंडक्टर्स हो गए, सुपर कंडक्टर्स अपोज। नेक्स्ट मेरा हो गया गोल्ड, कॉपर, ये मेरे डायमैग्नेटिक हैं। सो दोज विच अपोज द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। अब मेरा आता है पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक मेरे वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर स्मॉल अमाउंट में जो है फील्ड जनरेट होती है, स्मॉल अमाउंट में अलाइनमेंट आती है। दोज आर माई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर जो है जब मैं फील्ड लगाता हूं तो सो दे बिकम स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड, नॉट कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड, स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड। ये कौन से होते हैं? जैसे मेरा ऑक्सीजन हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। सो दीज आर माई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लास्टली मेरा आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक, फेरस, इससे ही पता चलता है आयरन बेस्ड जो मेरे होते हैं, आयरन से ही हमने ये नाम लिया है। वो सब्सटेंसेस जो कि हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, उनकी अलाइनमेंट्स जो होती है इंटरनल डाइपोल्स की ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होती है, जिसके कारण वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा? आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, आप देख सकते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी मेरे 2 तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक में कुछ अलाइनमेंट्स जो होती हैं अपोजिट होती हैं, अपोज करने लग रही होती हैं, जैसे कि मेरा मैग्नेटाइट, यट्रियम, है ना। नेक्स्ट मेरा है एंटी फेरीमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है कि अलाइनमेंट्स जो होती हैं वो कैंसल आउट कर देती हैं एक दूसरे को। ये मेरे क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस जब फील्ड के डायरेक्शन में आते हैं तो इनमें ऑलमोस्ट जीरो फील्ड होती है, नेगेटिव नहीं होती है, स्लाइट नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो फील्ड होती है। ये मेरे आते हैं जैसे क्रोमियम हो गया और निकल ऑक्साइड हो गया। अब मैं आपको करेक्शन थोड़ी सी करके बता देता हूं, ऑक्सीजन के साथ साथ जो है मेरे सोडियम और एल्यूमिनियम, ये मेरे सब्सटेंसेस निकल के आएंगे जो कि है पैरामैग्नेटिक। सो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस देख लिया जो कि मैग्नेटाइज होते हैं, जो मेरे मैग्नेट बनते हैं। अब थोड़ा हम ये जानते हैं कि मेरी जो चार्ज कैरियर्स हैं
या फिर जिसे कहते हैं कि जब मैं आर्टिफिशियली जब इंड्यूस करने लग रहा हूं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे हो गया, उसके अंदर मेरी किस तरह की प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। अब जो मेरा चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा वो कोई फील्ड जनरेट करेगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम उसके अंदर फोर्स देखेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या मेरी निकल के आएगी, Q इंटू वी क्रॉस बी। V क्रॉस B यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट QVB साइन थीटा। ठीक है, ये मेरी वैल्यू निकल के आई, आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये मैंने जान लिया कि मेरी फोर्स क्या निकल के आने लग रही है, तो मेरी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय Q, V क्रॉस B, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। सो अब मैं ये जानना चाहता हूं, ये चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या फोर्स निकल के आएंगी। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्सेस कैलकुलेट करने पे हम लॉरेंट्ज फोर्सेस का यूज करते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स में मैं क्या देखता हूं कि मेरे ऊपर दो तरह की फोर्सेस होंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक मेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेरी क्या होगी, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये मेरी दो वैल्यूज निकल के आई, Q ई एंड Q वी क्रॉस बी। अब मैंने लॉरेंट्ज फोर्स निकाली, तो इससे मुझे कुछ बातों का पता चला। पहली बात कि मेरी ये जो फोर्स की वैल्यू है ये तीन चीजों पर डिपेंडेंट है, Q चार्ज, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट निकल के आने लग रही है। दूसरी चीज आई है मेरे पास, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि पुट अ पिन इन इट स्टार्टिंग में, है ना। वो पिन ये है कि जो मेरे अगर पैरेलल डायरेक्शन में चार्जेस होंगे तो वो कंडक्टर्स होंगे एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेंगे, एंटी पैरेलल वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अपोजिट मूवमेंट में अगर मेरा करंट की डायरेक्शन होगी तो वो मेरी रिपेलिंग फोर्स लेके आएगी। नेक्स्ट मेरा निकल के आया कि अगर मेरा चार्ज स्टैटिक है, वेलोसिटी जीरो होगी, तो मेरी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैंने ये जान लिया कि लॉरेंट्ज फोर्स किस तरह से काम करता है, क्या उसके इफेक्ट्स निकल के आए। अब क्योंकि ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर है तो मुझे इसके ऊपर भी फोर्स निकालना होगा, तो वो निकाल लिया मैंने, ये BIL साइन थीटा। ठीक है ना, L लेंथ का मेरा कंडक्टर है, I करंट जाने लग रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी मैंने निकाल ली। अब इन सारी चीजों को हम अप्लाई करते हैं बायट-सेवर्ट लॉ में। बायट-सेवर्ट ने जो हमें फोर्सेस जनरेट करने के बाद जो है ये देखा कि अगर वो एक लूप है या इस तरह के सिमिलर डिवाइसेस हैं, या फिर अगर मेरा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन निकल के आने लग रहा है किसी चार्ज का, तो वहां पर मेरी फील्ड की टोटल वैल्यू क्या निकल के आने लग रही है। उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि मेरे किस तरह के मोशंस हो सकते हैं। या तो मेरा सर्कुलर मोशन हो सकता है, या फिर मेरा हेलिकल मोशन हो सकता है। हेलिकल मोशन क्या होता है, हेलिकल मोशन मेरा बेसिकली सर्कुलर मोशन होता है बट इन 3 डायमेंशंस। यहां पर 2 डायमेंशन में रोटेट तो होने लग रहा है, और एक 3rd डायमेंशन में इसका लीनियर मोशन भी निकल के आ रहा है। सो दिस इज माई हेलिकल मोशन। अब मैं हेलिकल मोशन भी देख लिया, तो इस कारण से मुझे ये कैलकुलेट करना होगा ना कि अब जो है मेरी अलग अलग डायरेक्शंस में मेरी फील्ड की वैल्यू क्या जनरेट होकर आने लग रही है। वहां पर मेरे बायट-सेवर्ट आए, उन्होंने निकाला कि जो मेरी फोर्स है उसको मैं अगर कंप्लीट मेरे एरिया के लिए कैलकुलेट करूंगा तो वहां से मेरी कंप्लीट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ ds और में r²। ये मेरी वैल्यू निकल के आई। यहां से आप जानिए इसकी सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस ये बताती है कि मेरी जो वैल्यू है वो अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करने लग रही है। इन दो चीजों के ऊपर मेरी जो है वैल्यू डिपेंड करने लग रही है। बेसिकली म्यू नॉट मेरी परमिटिविटी ऑफ द फ्री एयर है। मैग्नेटिक परमिटिविटी, अगर आपको याद हो, आपने मेरे पिछले क्लासेस देखी हो कैपेसिटेंस की, तो वहां पर आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इनमें क्या फर्क होता है। एप्सिलॉन नॉट मेरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, म्यू नॉट मेरी मैग्नेटिक परमिटिविटी है। मैग्नेटिक परमिटिविटी कितनी आती है मेरी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो ये मेरी मैग्नेटिक परमिटिविटी है। अब
अगर मैं एक करंट कैरिंग लूप के केस में देखूं, वहां पर मेरी वैल्यूज क्या निकल के आने लग रही हैं? वहां पर मेरी वैल्यू निकल के आने लग रही है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2। अगर ये एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस हो तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट बाय 2 पाई आर। और वहीं पर अगर ये एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस हो तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर। सो इस तरह से आपने देखा किस तरह से बायट-सेवर्ट लॉ काम करता है। सो ये मेरा बायट-सेवर्ट लॉ निकल के आ गया। अब बायट-सेवर्ट लॉ को कंसीडरेशन में लेते हुए कुछ चीजों को देखना बहुत जरूरी है। पहली बात, बायट-सेवर्ट लॉ में हम ये लेते हैं कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है एरिया से और परपेंडिकुलर है रेडियस के। इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो आप यहां पर देखिए। यहां पर आप देखने लग रहे हो कि मैंने कंपेयर किया हुआ है बायट-सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ को। हाँ एग्जैक्टली वहां पर क्या था? k q1 q2 बाय आर स्क्वेयर, है ना? यहां पर भी सिमिलर वैल्यूज निकल के आने लग रही है, डिवीजन बाय आर स्क्वेयर है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मेरा किस तरह से दोनों का कंपैरिजन निकल के आता है। थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है और थोड़ी डिसिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी मेरी ये है कि मेरी 1/r² से प्रोपोर्शनल वैल्यूज आने लग रही है। डिसिमिलैरिटी क्या है? वहां पर मेरा स्टैटिक चार्ज था, पॉइंट चार्ज के कारण मैं निकालने लग रहा था, यहां मैं मूविंग चार्जेस के कारण निकालने लग रहा हूं। वहां पर मेरी स्केलर फील्ड थी, यहां मेरी वेक्टर फील्ड है। वहां पर क्या था? कूलम्स लॉ में आप देख सकते हैं, कूलम्स लॉ में क्या था मेरा? कूलम्स लॉ में मेरा था जो मेरी फील्ड है वो टेंजेंशियल थी आर के, ठीक है? वहीं पर मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू आर है ना? तो ये मेरे बेसिक डिफरेंसेस निकल के आने लग रहे हैं, और सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायट-सेवर्ट लॉ। अब बायट-सेवर्ट लॉ की ही फर्दर एक्सटेंशन है मेरा एम्पियर लॉ। एम्पियर ने इसकी सिंप्लीफिकेशन की और उसको एक ज्यादा सिंपल और कंसाइज वे में प्रेजेंट किया। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज ऑन द लुक आउट फॉर दैट वीडियो। आज के वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स में जो भी आप कहना चाहते हैं उसे मेंशन कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।